हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन जर्मनी यूनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते हुए। इससे पिछले लेक्चर में मैंने इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में बात की थी, वो टॉपिक खत्म हो चुका है और अभी अपन जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में शुरू करते हैं। अब जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसमें सबसे पहले अपन को क्या देखना है, नेपोलियन का रोल क्या है। नेपोलियन के आने से पहले क्या परिस्थितियां थी और नेपोलियन के आने के बाद क्या परिस्थितियां हुई और नेपोलियन के पतन के बाद क्या परिस्थितियां हुई। यही तीन की तीन चीज अपने इटालियन यूनिफिकेशन के अंदर भी समझी थी। तो सबसे अपन बात करते हैं कि प्रोशिया का क्षेत्र था वो, यानी सबसे बड़ा राज्य जो जर्मनी का क्षेत्र था, कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उसमें सबसे ताकतवर राज्य था प्रोशिया। जैसे कि इटली के एकीकरण में पीडमोंट सार्डिनिया सबसे ताकतवर राज्य था, तो उन्हीं की लीडरशिप में इटली का एकीकरण हुआ। उसी प्रकार से जर्मनी के क्षेत्र में भी प्रोशिया प्रोशिया की लीडरशिप के अंदर पूरे जर्मनी का एकीकरण होगा, क्योंकि सबसे ताकतवर राज्य यहाँ पे प्रोशिया है। फिर मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, एक डिफरेंस है, दो शब्द आते हैं, एक होता है प्रोशिया, प्रशिया, और एक दूसरा शब्द है पर्सिया, PERSIA। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने क्लास में भी पूछा, इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज जाते हैं, इनफैक्ट उनको दोनों का मतलब नहीं पता होता क्या है। एक तो है पर्सिया। पर्सिया कौन सा क्षेत्र है, ये एशिया के अंदर आता है, खासकर जो इराक का पूर्ववर्ती क्षेत्र है, पहले इराक के क्षेत्र को पर्सिया कहा जाता था पर्सिया। एक मूवी देखी होगी आपने, प्रिंस ऑफ पर्सिया, या गेम भी बना है या वेब सीरीज भी आ रखी है, तो वो पर्सिया की बात कर रहे हैं, ईरान इराक वाले क्षेत्र के, जिनको पहले पर्सिया कहा जाता था। लेकिन प्रोशिया, ये इसमें PER है, यहाँ पे प्रोशिया की स्पेलिंग होगी PRUSSIA, प्रोशिया। अब ये प्रोशिया कौन सा है, जर्मनी के क्षेत्र में, जर्मनी के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक ताकतवर राज्य था प्रोशिया। इस समय क्या था, जो जर्मनी का क्षेत्र बटा हुआ था अलग अलग राज्यों में, एक जर्मनी नहीं था। तो प्रोशिया की पूरी जिम्मेदारी थी कि सभी राज्यों को एक करते हुए, अंतरराष्ट्रीय मदद लेते हुए, मिलिट्री का यूज करते हुए वो प्रोशिया को जर्मनी में तब्दील कर दे। यानी शुरू में प्रोशिया है, लेकिन एकीकरण के बाद वह जर्मनी कहलाएगा। और प्रोशिया का सबसे बड़ा शत्रु कौन था इसमें, इस एकीकरण के बीच सबसे बड़ी बाधा पहुंचा रहा था, वो था ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया ने इटली के एकीकरण में भी सबसे बड़ी बाधा पहुंचाई थी। तो इटली को आखिरकार युद्ध में हराने के पश्चात ही इटली के लिए इटली का एकीकरण करना संभव हो। उसी प्रकार से प्रोशिया को भी यहाँ पे ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है एकीकरण का, उसके पश्चात ही एकीकरण संभव है। भी ऑस्ट्रिया ने अपना राज कायम कर लिया इटली के क्षेत्रों पे और प्रोशिया के आसपास के क्षेत्रों पे, तो उनको एक नहीं होने देना चाहता रहा। अगर एक हो जाएंगे तो ऑस्ट्रिया का राज वहां पे पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के राजघराने के जो राजकुमार थे वहां पे राज किया करते थे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि नेपोलियन के आने के पश्चात क्या स्थिति थी जर्मनी के क्षेत्र में। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है पॉइंट की जर्मनी क्या था, जर्मनी वॉज ओनली ए जोग्राफिकल यूनिट, एक प्रकार की भौगोलिक इकाई थी, एक देश नहीं था जर्मनी। बस लोग बातों बातों में जर्मनी के बारे में बात करते कि एक सांस्कृतिक एकता के बारे में बात करते थे, जर्मनी के माध्यम से भौगोलिक सीमाओं के बारे में बात करते थे, लेकिन एक देश नहीं था। इट वॉज ओनली ए जोग्राफिकल यूनिट, इट वॉज ओनली ए जोग्राफिकल एक्सप्रेशन, एक प्रकार का भौगोलिक भाव था केवल, वास्तव में कोई देश नहीं था जर्मनी नाम का। और नेपोलियन के आने से पहले और क्या था, तो इस क्षेत्र में क्या था, जो जर्मनी का भौगोलिक क्षेत्र था वहां पे ऑस्ट्रिया ने अपना कब्जा जमा लिया था, ऑस्ट्रिया प्रोशिया ने भी अपना कब्जा जमा रखा था, और इसके अलावा 300 छोटे छोटे राज्य इंडिपेंडेंटली कार्य करते थे। जर्मनी इस समय में एक नहीं था, जर्मनी की जगह पे यहाँ पे ऑस्ट्रिया, प्रोशिया और 300 छोटे छोटे जो राज्य हैं वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। और ये सभी के सभी जो पूरा का पूरा कॉन्ग्लोमरेशन है, जो पूरा का पूरा क्षेत्र है जर्मनी का, ये ओवरऑल किसके अंतर्गत आता है, होली रोमन एम्पायर, जो जिसपे प्रभुत्व किसका रहा, होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन साम्राज्य, जिसपे प्रभुत्व था ऑस्ट्रिया का। तो इन सभी का जर्मनी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से इनका अधिकार था, इनका प्रभाव था, इनका आधिपत्य था। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या हुआ, नेपोलियन यहाँ तस्वीर में, तो नेपोलियन ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया।
फ्रांस का जो नेपोलियन प्रथम है, जो सबसे फेमस, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं नेपोलियन प्रथम के बारे में, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध और पहला नेपोलियन रहा है, नेपोलियन प्रथम। इसके बाद नेपोलियन सेकंड भी हुआ है, इसके बाद नेपोलियन थर्ड भी हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नेपोलियन फर्स्ट है, जिसने ऑस्ट्रिया को हराया, जिसने कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ब्लॉकआउट किया इंग्लैंड का, तो नेपोलियन प्रथम ही है। तो नेपोलियन प्रथम ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया। आपको पता है, जब नेपोलियन की जो विदेशी नीति इस प्रकार की थी कि उसने पूरे के पूरे यूरोप में अपना प्रभाव जमा लिया था, कई सारे देशों को उसने हरा दिया था। स्पेन को हराया था नेपोलियन ने, ऑस्ट्रिया को हराया था। तो जब ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध हुआ तो उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज, LITZ, लिट्ज, बेस्ट बैटल ऑफ यानी ऑस्टरलिट्ज, AUSTERLITZ, बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज। इस युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया। और जो ऑस्ट्रिया परास्त हो गया तो उनके आधिपत्य में जो क्षेत्र आ रहा था, ऑस्ट्रिया के पास जो क्षेत्र था जर्मनी का, उसमें ऑस्ट्रिया का प्रभाव लगभग खत्म सा हो गया। फिर वहां पे नेपोलियन ने अपना प्रभाव जमा लिया। फिर बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज के बाद एक संधि हुई, इस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग, प्रेसबर्ग की संधि, जो ऑस्ट्रिया पर थोपी गई। इस संधि के द्वारा क्या हुआ, होली रोमन एम्पायर को खत्म कर दिया गया, यानी होली रोमन एम्पायर, जो पवित्र रोमन साम्राज्य था, उसको खत्म कर दिया गया। फिर इसके बाद एक राइन कॉन्फेडरेशन की स्थापना की नेपोलियन ने युद्ध में जीतने के पश्चात। जर्मनी के क्षेत्र से संबंधित एक क्लॉज है राइन कॉन्फेडरेशन, राइन वहां की नदी का नाम है राइन। तो राइन का एक संघ बनाया गया, राइन का संघ इसको अपन कह सकते हैं हिंदी में, जिसमें 39 स्टेट को मिलाकर एक संघ बनाया गया। आप देखो, पहले 300 राज्य थे, नेपोलियन ने राइन कॉन्फेडरेशन बना के 39 राज्य में उनको तब्दील कर दिया। पहले के 300 राज्य मात्र 39 राज्य रह गए, यानी एकीकरण की तरफ जर्मनी आगे बढ़ गया। 300 से 39 में फिर आगे चल के मात्र एक रह जाएगा यहाँ पे जर्मनी। तो नेपोलियन का यही रोल है कि इसने जाने अनजाने में जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक आधार तैयार किया, जब 300 राज्यों को मिलाकर मात्र 39 राज्य बनाए गए तो एक आधार तैयार हो गया, एक आशा लोगों के मन में जगी कि भविष्य में 39 राज्य ये भी केवल एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, वह है जर्मनी। और उन राइन कॉन्फेडरेशन का मुखिया कौन बना, नेपोलियन स्वयं मुखिया बन गया। फिर इसके बाद है, अब जैसे इसमें लाइन लिखी हुई है, यूनिफिकेशन बिकेम इजी नाउ, जब 39 स्टेट हो गए एकीकरण करना अब आसान हो गया। अब बिस्मार्क को, जो आगे चल के बहुत बड़ा नेता रहा प्रुशिया का, और प्रुशिया बिस्मार्क के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। और बिस्मार्क के नेतृत्व में ही इटली को भी सहायता दी गई पूर्ण, ताकि इटली का भी एकीकरण हो सके और जर्मनी खुद का भी एकीकरण हो सके। तो जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क के सामने जो कार्य था बहुत छोटा हो गया। केवल 39 राज्यों को केवल एक राष्ट्र में तब्दील करना था, जो अब संभव लग रहा था। फिर नेपोलियन ने राइन कॉन्फेडरेशन बनाने के साथ साथ कई सारे सुधार भी किए, जो नेपोलियन के फेमस सुधार है, जो नेपोलियनिक कोड है, या उसने कई सारे लोगों को आजादी दी है, उसने महिलाओं को भी कुछ अधिकार दिए हैं। तो जो भी उसके नेपोलियन के सुधार हैं वो इटली में भी उसने इम्प्लीमेंट किए हैं और जर्मनी में भी इम्प्लीमेंट किए हैं। तो जो नेपोलियन के सुधार है, ये वाला पॉइंट इटली की यूनिफिकेशन में भी आ जाएगा कि इटली के यूनिफिकेशन में नेपोलियन का क्या योगदान है। तो जो नेपोलियन के जो सुधार है उसके कारण क्या हुआ, लोगों में अवेकनिंग आ गई, लोग अवेयर हो गए। और इसके कारण क्या हुआ, इस अवेयरनेस के साथ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आ गई। तो देखो नेपोलियन ने कितना बढ़िया काम किया, यहाँ के लिए सुधार भी यहाँ पे लागू किए, सुधार से लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोग ज्यादा अधिक अवेयर हो गए और वहां पे राष्ट्रवाद का संचार हो गया जर्मनी के अंदर। लेकिन साथ में समस्या क्या थी कि नेपोलियन डेस्पोटिक था। डेस्पोटिक का क्या मतलब है, तानाशाह। नेपोलियन तानाशाह था, निरंकुश शासक था नेपोलियन का। और इस कारण भी राष्ट्रवाद बढ़ा, इसके सुधारों के कारण भी राष्ट्रवाद बढ़ा, क्योंकि वो तानाशाह था। और जब लोग तानाशाह का विरोध करते रहे, उनमें एकजुटता आती है और इस कारण राष्ट्रवाद भी बढ़ते रहे। दोनों तरीकों से नेपोलियन ने जाने अनजाने में राष्ट्रवाद फैलाया, सुधार के कारण और क्योंकि वो तानाशाह था, तानाशाह के खिलाफ लोग खड़े भी हो गए, तो उसने उस हिसाब से भी राष्ट्रवाद को फैलाया। अब एक स्टेटमेंट है किसी हिस्टोरियन का, नेपोलियन किंडल्ड जर्मन नेशनल सेंटिमेंट्स एंड बिस्मार्क पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। अब इसमें दोनों को कनेक्ट कर रखा है इस स्टेटमेंट में, नेपोलियन के रोल के बारे में लिखना है और फिर बिस्मार्क के रोल के बारे में, थोड़ा थोड़ा दोनों के रोल के बारे में लिखना है। जो सवाल IAS में आ रखा है, नेपोलियन ने आशा जागृत की कि जर्मनी का यूनिफिकेशन संभव है। एक आशा, किंडल्ड होप अमंग द जर्मन्स दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इज पॉसिबल। ठीक, किंडल्ड जर्मन नेशनल सेंटिमेंट, उसने
जर्मनी से संबंधित राष्ट्रीय भावों को जागृत किया। नेपोलियन ने बिल्कुल जागृत किया, एक प्रकार की आशा दी है। वास्तव में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन और जो राष्ट्रीय एकीकरण, जो राजनीतिक एकीकरण का कार्य था, उसको अंजाम दिया बिस्मार्क ने। ठीक है, एक और स्टेटमेंट है कि इट वाज एन आयरनी दैट नेपोलियन वाज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न जर्मनी। अब इसके नेपोलियन के रोल के बारे में बात करके ये स्टेटमेंट एक प्रकार का विरोधाभास है कि नेपोलियन ने आधुनिक जर्मनी को जन्म दिया। तो अब नेपोलियन को क्यों आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता कहा जाता है, और एक विरोधाभास भी है। विरोधाभास क्यों, अपन को ये समझना है। नेपोलियन के कंट्रीब्यूशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, इसने किस प्रकार से ऑस्ट्रिया को हराया, किस प्रकार से होली रोमन एम्पायर को तोड़ा, किस प्रकार से 300 राज्यों को 39 राज्यों में तब्दील किया, किस प्रकार से सुधार किया, किस प्रकार से वो तानाशाह रहा। ये 5-6 पॉइंट इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो नेपोलियन के रोल के बारे में अपन जानते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन में। लेकिन विरोधाभास कैसे है? देखो विरोधाभास कैसे है, क्योंकि मैंने एक शब्द यूज किया, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जाने अनजाने में। नेपोलियन जाने अनजाने में जर्मनी का जन्मदाता बना। जाने अनजाने मैंने क्यों शब्द यूज किया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार का विरोधाभास है। नेपोलियन भी ऑस्ट्रिया की तरह था, एक प्रकार से ऑस्ट्रिया ने अपना प्रभुत्व जमाया जर्मनी के ऊपर, उनको कई सारे राज्यों में बांट दिया। नेपोलियन उन राज्यों को कम कर दिया, लेकिन एक भारी शक्ति ने कम से कम अपना प्रभुत्व जमाया था वहां पे। यानी साम्राज्यवाद की धारणा जिसके तहत ऑस्ट्रिया ने जर्मनी और इटली पे कब्जा किया, उसी साम्राज्यवाद की धारणा के तहत नेपोलियन ने भी इटली और जर्मनी के आसपास के क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमाया। नेपोलियन कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो जाए, लेकिन जाने अनजाने में विरोधाभास के फलस्वरूप नेपोलियन के इस प्रकार के कार्य रहे कि आगे चल के जर्मनी का और इटली दोनों का एकीकरण हुआ। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नेपोलियन की आती है। तो उसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि ब्रिटेन वाले जो भारत में उन्होंने राज किया, इंग्लैंड ने, वो कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय हैं आजाद हो जाए हमारे चंगुल से। लेकिन कई सारे कार्य जाने अनजाने में ब्रिटेन ने ऐसे किए जिससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद भारत में फैला, जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से परिचित हो। जैसे रेलवे लाइन बिछा दी, ब्रिटेन ने रेलवे लाइन किस इंटेंशन के साथ बिछाई थी, ताकि जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, जो मिलिट्री एड है, जो सेना का सामान है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से पहुंचाया जा सके। प्लस जो ब्रिटेन से जो कपड़े आ रहे थे, जो वहां के प्रोडक्ट आ रहे थे, जिसको भारत में बेचना था, उनको मार्केट मिल पाए। तो दूर दूर बाजारों तक रेलवे के माध्यम से उस सामान को पहुंचा सकते हैं। और जो कच्चा सामान है, जो दूर दराज गांवों में जो कृषि से संबंधित कच्चा सामान लेना है, उसको रेलवे के माध्यम से पोर्ट तक पहुंचा सकते थे, और उसी कच्चे सामान को आगे जहाजों के माध्यम से इंग्लैंड भेज सकते थे। तो उनके उद्देश्य अलग थे रेलवे लाइन बिछाने के पीछे ब्रिटेन के। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, रेलवे ने पूरे के पूरे भारत को एक कर दिया, क्योंकि लोगों ने ट्रेवल करना शुरू किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उन्होंने चलना शुरू किया रेलवे के माध्यम से। दूसरे लोगों से जाके मिले, दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनसे जाके मिले लोग, और जो दूसरे क्षेत्रों के लोग हैं, इनमें पारस्परिक संबंध बना, आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसलिए कहते हैं कि भारत इसी प्रकार से एक हुआ जब इंटरेक्शन बढ़ा रेलवे के माध्यम से। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था, लेकिन जाने अनजाने में उसने सहयोग प्रदान किया। उसी प्रकार से वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, पश्चिमी शिक्षा को भारत में इंट्रोड्यूस किया था। वो यहाँ पे क्लैरिकल बाबू बनाना चाहते थे भारतीयों को, ब्रिटेन वाले, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को लागू किया। लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव भी रहे। काउंटर प्रोडक्टिव का क्या मतलब है, जो ज्ञान भारतीयों ने पश्चिमी सभ्यता से या पश्चिमी एजुकेशन से अर्जित किया, उसी ज्ञान को आधार बना के उन्होंने खुद ने भी आजादी मांगनी शुरू कर दी ब्रिटेन से। तो कई प्रकार से साम्राज्यवाद के इतिहास में अपन को विरोधाभास देखने को मिलता है। उसी प्रकार से नेपोलियन के कार्य में भी यहाँ पे विरोधाभास अपन को देखने को मिलता है। कभी एकीकरण करना नहीं चाहता था, लेकिन जाने अनजाने में इसने एकीकरण की नींव बिछा दी। और उसे नींव पे आगे किसने कार्य किया, इटली में कार्य किया था कबूर ने, राजनीतिक एकीकरण किया। उसी प्रकार से जर्मनी में कार्य किया था बिस्मार्क ने। फिर अपन बात करते हैं कि नेपोलियन का अंत हो जाता है। अब नेपोलियन का अंत होने के पश्चात ऑस्ट्रिया दोबारा ताकतवर बन जाता है इस क्षेत्र में, जिसको अपन वियना ऑर्डर कहते हैं। 1815 में वियना की संधि लागू की गई। नेपोलियन का अंत हो चुका है। वाटरलू के प्रसिद्ध संग्राम में नेपोलियन का अंत हो चुका है, और फिर उसके बाद वियना ऑर्डर की स्थापना की गई वियना की ट्रीटी के माध्यम से। अब ऑस्ट्रिया ने दोबारा अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की, इटली और जर्मनी दोनों पे। तो होली रोमन एम्पायर उसको दोबारा स्थापित कर दिया, जो पहले नेपोलियन ने तोड़ा था। फिर दोबारा से होली रोमन एम्पायर स्थापित कर दिया, जिसके तहत इटली के राज्य भी आ गए, जर्मनी के राज्य भी आ गए, प्रशिया भी आ गए। अब लेकिन जो नेपोलियन ने 39 राज्यों को मिलाकर एक राइन कॉन्फेडरेशन की स्थापना की थी, उसको रिवर्स नहीं कर पाया। उसको, उस निर्णय को जो मेटरनिक है, चांसलर है ऑस्ट्रिया का, वह
रिवर्स नहीं कर पाया, उसको नहीं पलट पाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राज्यों की संख्या और उनकी सीमाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, तो दोबारा उन 39 राज्यों को 300 राज्यों में तब्दील करना लगभग असंभव सा कार्य था। इसलिए these states were kept autonomous under Austrian sovereignty, यानी इन राज्यों को स्वायत्तता दी गई। किसके अंतर्गत? ऑस्ट्रिया की संप्रभुता में। ऑस्ट्रिया की संप्रभुता में, यानी इनका हेड है ऑस्ट्रिया रहेगा इस कॉन्फेडरेशन का, उनको इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी, यानी आंतरिक स्वायत्तता इनको प्रदान कर दिया। तो नेपोलियन का ये कार्य चाहकर भी मेटरनिक रिवर्स नहीं कर पाया। फिर इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को रिवाइव किया वियना ऑर्डर के माध्यम से। फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट, एक सदन की स्थापना हुई थी, पहले वो खत्म हो चुका था, उसको दोबारा रिवाइव किया गया, दोबारा चालू किया गया फ्रैंकफर्ट के सदन को। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज रिवाइव्ड अगेन। इट वाज एंडेड बाय नेपोलियन। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का अंत किसने किया था? नेपोलियन ने किया था, एज इट वर्कड अंडर ऑस्ट्रियन हेडशिप विद जर्मन स्टेट। क्योंकि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में किसका कंट्रोल था? ऑस्ट्रिया का कंट्रोल हुआ करता था। ऑस्ट्रिया का हेड इनकी कार्रवाई किया करता था सदन की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाकर। इसलिए नेपोलियन ने इस पार्लियामेंट को खत्म कर दिया था, लेकिन ऑस्ट्रिया के पास दोबारा सत्ता आते ही उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को शुरू कर दिया। तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि वियना ऑर्डर के माध्यम से क्या क्या बदलाव मेटरनिक के द्वारा जर्मनी और इटली दोनों में किए गए। क्योंकि जो अपन बात करें, जो दोनों का इतिहास है, जर्मनी और इटली, इनका इतिहास काफी कुछ सिमिलर रहा है, तो इसलिए बार बार इन दोनों का एक साथ ही नाम आता है मुझसे, इटली और जर्मनी। क्योंकि यहाँ पे नेपोलियन का दोनों तरफ योगदान रहा है, नेशनल सेंटिमेंट को किंडल करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, और आगे चल के कबो ने इटली का यूनिफिकेशन किया और यहाँ पे प्रोशिया के अंदर यूनिफिकेशन किया जर्मनी का बिस्मार्क ने। तो अभी अपन ने यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में आज अपन ने बात की। कल अपन जर्मन यूनिफिकेशन में और आगे बढ़ेंगे, और अपने पास समय है, अपन धीरे धीरे पढ़ते हुए इन नोट्स को ढंग से कंप्लीट करते हुए सारा सिलेबस अपन आराम से पूरा कर लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए।